बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एशियन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 16। और कौन सा टॉपिक है ये? क्वांटम नंबर्स, द ब्लास्टिंग कॉन्सेप्ट। का मुश्किल तरीन कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट अब केमिस्ट्री का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैं बात आपको पहले ही बता दूं, अगर पार्ट 1 इसका देखे बग़ैर, पार्ट 1 क्वांटम नंबर्स का ये जो मैं बना रहा हूँ, इसको देखे बग़ैर आप पार्ट 2 जो बनाऊँगा वो देखेंगे, वो आपके लिए बेकार है, कतन बेकार है। पार्ट 1 आपकी सोच से बाहर है कि कितना इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर ये आपने ना समझा तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब जो है ना वो गुम हो जाएगा। ना तो आप प्रॉब्लम्स कर सकेंगे, ना टेक्निकल क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा ये केमिस्ट्री जा कहाँ रही है। ठीक है, क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स पूरा नाम है इसका, मैं सिर्फ क्वांटम नंबर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी बुक का पेज नंबर 39, 40, 41, 42, 43, यानी कि चैप्टर आपका पूरा एंड होने जा रहा है अभी। इसके अंदर ये मैं क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, सेल्फ असेसमेंट, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ बोआ प्रिंसिपल, n+n, विस्वेसर रूल, एग्जाम्पल लिखी हुई है यहाँ पर। उसके बाद नीचे सेल्फ असेसमेंट है, फिर पेज नंबर 44 पे हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, और उसके बाद ये फिर आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। लेकिन फिर दोबारा बता दूं, ये जितने भी मैंने टॉपिक्स के नाम लिए हैं आगे आने वाले पेज नंबर 39 से लेके पेज नंबर 45 तक ये आपके सर पे से गुजर जाएंगे। इसीलिए अगर तो आपने ये पार्ट 1 न देखा, इसका लेक्चर न नोट किया, और इसमें मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा अगर मेरे साथ साथ आपने प्रैक्टिस न की, तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक मेथड है, एक तरीक़ाकार है। एक मेथड है, एक तरीका है। मेथड मतलब एक तरीका है। कोई भी मेथड हो, कोई भी तरीका हो, उससे यकीनन कोई ना कोई काम लिया जाता है। तो ये आपके पास मेथड जो है, ये तरीका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसकी मदद से आप कर क्या रहे हैं? आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप तकसीम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आप तकसीम कर रहे हैं। किस चीज़ की तकसीम कर रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन्स की। कहाँ तकसीम कर रहे हैं आप? कहाँ तकसीम कर रहे हैं आप? शेल्स में। या फिर हम इसको ये कहेंगे, कहाँ तकसीम कर रहे हैं आप? अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आप जिस तरीके को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस तरीके को, उस मेथड को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। हमारे पास अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो ऑक्टेट रूल कहलाता है। ऑक्टेट रूल, पहले ज़रा इसको समझ लीजिएगा। ये क्लासिकल मतलब ओल्ड जो है वो ये मेथड है। ठीक है, ऑक्टेट रूल जो है हमारे पास ओल्ड मेथड है, या क्लासिकल मेथड है, या क्लासिकल टाइप है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ये ज़रा फ़र्क रखिएगा। ठीक है, ऑक्टेट रूल, क्लासिकल मेथड या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो है वो मॉडर्न जदीद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात करेंगे। जब तक आपको ये ओल्ड नहीं समझ में आएगा, आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? साथ साथ नोट करते रहिए तो बात आपको समझ में आ गई। क्वांटम नंबर्स पार्ट 1 के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? क्वांटम नंबर्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक मेथड है, एक तरीका है। इसके ज़रिए आप क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। किसकी तकसीम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम कर रहे हैं।
कहाँ तकसीम कर रहे हैं? अराउंड न्यूक्लियस। एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो स्पेस होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टाइप 1 में हमारे पास ये ऑक्टेट रूल है, टाइप 1 में ये ऑक्टेट रूल, ये क्लासिकल रूल है, ये क्लासिकल मेथड है, ये क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जदीद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि आपका टॉपिक भी है क्वांटम नंबर्स, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे हो रही है, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, साथ साथ नोट करते रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए, रजिस्टर में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब आगे चलते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी 1897 में, 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया था, जे थॉमसन ने डिस्कवर कर दिया था, ठीक है। अब जो सवाल अराइज हो रहा था कि एटम के इर्द गिर्द जो है वो ये इलेक्ट्रॉन एटम का पार्टिकल तो है, देखें ज़रा तरतीब से चलिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम का हिस्सा तो है, पार्टिकल तो है, लेकिन ये एटम में होता कहाँ है, ये अगला सवाल था। समझ में आ गई बात? 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, दुनिया को पता लग गया कि भाई एटम से भी छोटा पार्टिकल है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन मज़ीद कोई तफसीलात नहीं थी, आगे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती गई, तो फिर पता लगता गया मज़ीद इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब ये सवाल था कि इलेक्ट्रॉन तो है एटम के अंदर, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लासिकल जो ऑक्टेट रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ऑक्टेट का मतलब होता है 8, ठीक है। और इसी के अंदर ड्यूप्लेट रूल होता है, ड्यूप्लेट रूल इसका मतलब होता है 2। तो ये कलेक्टिवली कहलाता है ऑक्टेट ड्यूप्लेट रूल। टाइप 1 क्लासिफिकेशन या ओल्ड क्लासिफिकेशन या क्लासिकल क्लासिफिकेशन। ये रूल क्या कहता है? ये कहता है इतनी सी बात, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं करके अभी बताता भी हूँ आपको। अदर देन फर्स्ट शेल और पहले शेल को छोड़ के बाकी आने वाले, मिसाल के तौर पर दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है, पांचवा शेल है, डॉट डॉट डॉट, इनमें 8 8 8 के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। ऑक्टा का मतलब 8 होता है, ड्यूप्लेट का मतलब 2 होता है। तो मैक्सिमम जो है वो पहले शेल को छोड़ के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 8 8 के हिसाब से आप रख सकते हैं। नोट कर लिया? अब इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास क्लोरीन, आपको क्लोरीन का पता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 17 होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा, वो न्यूक्लियस में होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है। शेल क्या होता है? वो रास्ते होते हैं, पाथ का मतलब रास्ते वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। शेल क्या है? शेल वो रास्ते हैं वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है, ठीक है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं कह रहा कि गोल गोल जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कहीं, ये बात जहन में रखिएगा। मैं ओल्ड अप्रोच की बात कर रहा हूँ, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, ऑक्टेट रूल की बात कर रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन को घूमता हुआ दिखा रहा है न्यूक्लियस के गिर्द। समझ में आ गई बात आपको? एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन को ले लेते हैं हम। कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के अंदर? 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा गोल सा न्यूक्लियस बनाऊंगा, उसको देख लीजिएगा। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है। ये पहले मैंने बनाया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये गोल सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस। पी और एन से क्या मतलब है यहाँ पर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब 17 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम फर्स्ट शेल में रख रहे हैं,
याद है मैंने क्या कहा था, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि पहले शेल में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो गोल दायरा आपको नज़र आ रहा है ये शेल है और ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल क्लोरीन के एटम में 17 थे, 2 माइनस हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब 15 इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, आप नेक्स्ट शेल की तरफ जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट शेल की तरफ आप जाएंगे। याद रहे पहले शेल को छोड़ के उसके बाद वाले जो शेल हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जिसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो कैसे रखें, क्या यहीं पर मैं 8 इलेक्ट्रॉन रख दूं? 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो दूसरे शेल के अंदर इस तरह भी तो रखे जा सकते हैं ना। नहीं, ये तरीका नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन रखने का भी एक तरीका है, ठीक है। वो तरीकाकार क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन में से आप पहले टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है। जब आप टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन रख दें, अब आप क्या करें, अब आप पेयरिंग शुरू करें। पेयरिंग मतलब पेयर बनाना या जोड़ा बनाना या 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रखना। याद रहे आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, पहले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है। अब आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 15 में से आप 8 ले रहे हैं, उनमें से 4 ले रहे हैं और टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट इनको आप इस तरह से रख रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर पेयरिंग शुरू कर रहे हैं, तो एक मैंने इसके साथ रख दिया, एक इसके साथ रख दिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मैं अभी तक रख चुका, 2 और ये 8। लेकिन 8 मैंने किस हिसाब से रखे हैं ये मत भूलिएगा, टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट। उसके बाद मैंने क्या किया है, पेयरिंग की है। ये स्टेप जो है वो आप नोट करते रहें, ठीक है भाई। मैं एक क्विक जो है ना आपको एग्जाम्पल भी दूंगा अभी इसके बाद। मैंने कहा ना साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करेंगे, वरना आप भूल जाइए कि आप जो है आगे आने वाले टॉपिक्स को समझ सकते हैं। ये वाली बात हो गई। अच्छा, अब 8 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाते हैं। आपको अल्टीमेटली नेक्स्ट शेल की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑक्टेट रूल कहता है, और उसके बाद वाले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 आ चुके, और किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी बता दिया आपको, टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम, ठीक है। और फिर उसके बाद पेयरिंग। 7 इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, दोबारा टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरह लगा दिए। अब आप क्या करेंगे, पेयरिंग शुरू करेंगे, पेयर बनाएंगे। आपके पास बचते कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। मैंने एक यहाँ इसके साथ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, आपकी मर्ज़ी है किसी के साथ भी रख दिए। ये जो आपने किया है, ये क्या किया है, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। लेकिन कौन सी वाली, मॉडर्न नहीं भाई, मॉडर्न नहीं, आपने क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। क्लियर हो गई ये बात। अब ऑक्टेट रूल की आप पे अच्छे से ग्रिप हो चुकी है, तो आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल के मुताबिक या क्लासिकल रूल के मुताबिक जो है वो ज़रा करके दिखा दीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ ऑक्सीजन, और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं आपको सल्फ़र दे रहा हूँ, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं आपको एल्युमिनियम दे रहा हूँ, इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन 13 हैं। शाबाश। ऑक्टेट रूल के मुताबिक ज़रा आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करके दिखाइए। वीडियो को पॉज कर दें यहीं पर, ठीक है। मैं भी यहाँ पर बना रहा हूँ, तो जैसे ही आप बना लें वीडियो को दोबारा शुरू करें और देखें ज़रा मैंने कैसे किया है। बताऊँगा नहीं कि कैसे किया है, इतना टाइम नहीं है, बस मैं आपको बना के दिखा दूँगा। आप वीडियो को बंद करें और शाबाश जल्दी से इनकी ऑक्टेट रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाइए। तो मैं बना लेता हूँ। एल्युमिनियम को पहले ले लेते हैं। तो एल्युमिनियम, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 13 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए। 13 में से पहले 2 गए फर्स्ट शेल में, 11 बचे। 11 में से 8 निकाले आपने सेकंड शेल में, कितने बच गए आपके पास, 3 बच गए। अल्टीमेटली आपको नेक्स्ट शेल की तरफ जाना पड़ेगा, टॉप बॉटम राइट। ये हो गई एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लासिकल रूल ऑक्टेट रूल के मुताबिक। ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस बन गया,
फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, -2 कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। अल्टीमेटली नेक्स्ट शेल की तरफ जाना पड़ेगा जो कि सेकंड शेल है। इसको हम क्या कहते हैं, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो गए। बाकी आप किसी के साथ भी पेयरिंग कर दें, ये पेयर, ये पेयर, ये ऑक्सीजन भी निमट गया। अब चलते हैं आपके पास सल्फ़र। सल्फ़र के पास जो है वो, सल्फ़र के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियस बना देते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, फर्स्ट शेल में आ गए। फिर 8 इलेक्ट्रॉन लिए, सेकंड शेल में आ गए, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, और पेयरिंग करके कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 ये हो गए, 8 ये हो गए, 10, 4 बचे हैं आपके पास, सॉरी 6 बचे हैं आपके पास। तो 6 में से टॉप, बॉटम, राइट, लेफ़्ट और 2 पेयर कर दें किसी के साथ भी, ये पेयरिंग हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सल्फ़र की भी कर दी, ऑक्सीजन की भी कर दी, और मैंने एल्युमिनियम की भी कर दी। आपने चेक कर लिया होगा, अगर आपने बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, इसी तरह ड्राइंग बनाई है आपने, तो मुबारक हो, बिल्कुल सही, आपको क्लासिकल या ऑक्टेट रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गई। ठीक है भाई। अब ज़रा आगे चलते हैं। क्लोरीन को अगर मैं लूँ, या फिर क्लोरीन को अगर मैं लूँ, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ज़रा आप इन शेल्स के जो है ना वो नाम भी सुन लीजिए। ये तो न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, और ये थर्ड शेल हो गया। ये जो पहला वाला शेल है, पहला वाला जो शेल है, इसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला शेल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ें अभी, सिर्फ आप इन शेल्स के नाम देख लीजिए। पहले वाले शेल को के शेल कहते हैं, दूसरे वाले शेल को एल शेल कहते हैं, तीसरे वाले शेल को एम शेल कहते हैं। इसी तरह चौथा शेल होगा के एल एम, वो एन कहलाएगा। पांचवा शेल होगा वो ओ कहलाएगा, ठीक है भाई। तो आपको शेल्स के नाम भी पता लग चुके हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर अगर आप देखें, लास्ट शेल में, ये जो लास्ट शेल होता है, जैसे यहाँ पर तीसरे नंबर वाला जो है वो लास्ट शेल है, लास्ट शेल, लास्ट शेल, लास्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। लास्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं, क्योंकि ये आपको लास्ट शेल वैलेंसी भी बताता है एटम की, ठीक है। तो इसके अंदर लास्ट शेल में अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं। नज़र आ रही है आपको। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर हम किसी शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ शेल किस लेटर से की जाती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेल, इसको हम स्मॉल लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात। तो शेल्स को आप नाम की मदद से भी बता सकते हैं, जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। और शेल्स को आप जो है वो नंबर्स की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेल एन से। और इसमें आप क्या नंबर यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर n = 1, तो समझ जाइए ये पहले शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पहला शेल अभी मैंने क्या बताया कौन सा है, के शेल है। तो यहाँ पर k = n = 1 हो गया। अच्छा, अगर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब कौन सा है, सेकंड शेल है। सेकंड शेल को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से, स्मॉल l से नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो कौन से शेल की बात कर रहा हूँ मैं, KLM की बात कर रहा हूँ। और अगर n की वैल्यू 4 है तो फिर मैं इसके बाद वाला जो चौथा शेल होगा KLMN। इसी तरह फिर n = 5, तो फिर कौन सा शेल होगा, KLMNO। ये आगे बढ़ता चला जाएगा सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बात समझ आ गई आपको।
सारी चीज़ें नोट्स में डाल दी, जहन नशीन भी कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये पहला वाला शेल हो गया n इज इक्वल टू 1, ये दूसरा वाला शेल हो गया n इज इक्वल टू 2, ये तीसरा वाला शेल हो गया n इज इक्वल टू 3। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ n1 n2 और n3, इस तरह से भी लिख सकता हूँ। और मैं इनके साथ ये इनके लेटर्स भी लिख सकता हूँ। पहले शेल के साथ मैं k लिख दूँ, दूसरे शेल के साथ l, तीसरे शेल के साथ m। समझ में आ गई बात? याद भी करना है इनको, लिखना भी और इनको समझना भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, जिसमें ये क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वांटम नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्लासिकल या ऑक्टेट रूल, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट रूल जो है, जब वो मौजूद था तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर ज़रूरत क्यों पड़ी एक मज़ीद जो है वो मेथड को इंट्रोड्यूस कराने की। देखें, ये जो ऑक्टेट रूल है ये काफ़ी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही साबित कर रहा था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के कुछ रिजल्ट्स ये बता रहे थे कुछ एटम्स को लेके कि वहाँ पर ये क्लासिकल या ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट रूल जो है वो फेल हो रहा है। कुछ एटम्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस रूल के तहत नहीं नज़र आ रही थी केमिस्ट को, साइंटिस्ट को, जब वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल डेटा उनके सामने आ रहा था। तो यहाँ पर नीड हुई इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक नई किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, एक नई किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब वो जो नई किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, अगर आपको उसको समझना है और क्वांटम नंबर्स को समझना है तो आप मेरी इस मिसाल को समझिए जो कि मैं अब देने जा रहा हूँ। कोई भी काम कर रहे हैं, इधर उधर किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में है या जल्दी में है, तो अभी भी वीडियो बंद कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ये बेहद अहम एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गई तो आगे आपको क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, वो जो शेप्स लिखे हुए हैं SPDF, सब कुछ, ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऑप्टिक, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई। ठीक है, मैं बताता हूँ, एक बड़ा सा ग्राउंड है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप शायद क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे। नहीं, क्वांटम नंबर्स की बात अभी नहीं करूँगा, पहले इस एग्जाम्पल को समझ लीजिए। एक बड़ा सा ग्राउंड है, बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें एक घर बना हुआ है, एक घर बना हुआ है। ये बात मेरी याद रखिएगा, घर जो है वो किससे मिलके बनता है? घर जो है वो, हाउस जो है वो, हाउस किससे मिलके बनता है? रूम से। तो क्या वन रूम हाउस नहीं हो सकता? वन रूम हाउस नहीं हो सकता? ज़रा बात को समझिएगा। क्या ऐसा घर नहीं हो सकता जिसमें एक ही रूम हो? आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये तो पॉसिबल है, हाँ, एक रूम वाला हाउस भी हो सकता है ना। तो अब इस बड़े से ग्राउंड के अंदर मैं ये घर जो देख रहा हूँ ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही रूम है, इसके अंदर सिर्फ एक ही रूम है। ठीक है भाई, ये जो आपको पहला बॉक्स नज़र आ रहा है ये क्या है? हाउस। और ये जो अंदर जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये क्या है? ये रूम है। परफेक्ट एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ आप एजीमुथल क्वांटम नंबर, सारे क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल वगैरह ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर आपने सिर्फ इस एग्जाम्पल को समझ लिया कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पहला घर है, फर्स्ट हाउस, हाउस नंबर 1 है ये, हाउस नंबर 1 है ये। ठीक है, और इस घर के अंदर सिर्फ एक ही रूम है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो बड़ा सा ग्राउंड है, इसमें जो एक घर बना हुआ और इसके अंदर एक ही रूम है, जब आप इस घर में जाते हैं, इसके सिंगल रूम के अंदर जाते हैं, तो आपने किचन कैबिनेट देखे हैं? बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आप किचन में जाएँ, किचन कैबिनेट यूँ पकड़ के खोलें, ठीक है, इस तरह के बने हुए होते हैं ना, किचन कैबिनेट इस तरह के बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका हैंडल लगा हुआ होता है, आप इनको यूँ पकड़ के खोलते हैं। कैसे? देखें, जैसे मैं ये बुक खोल रहा हूँ, आप इसको यूँ पकड़ के, ऐसे पकड़ के खोलते हैं किचन कैबिनेट को। आपको कितने
कितने अंदर जो है वो खाने नज़र आते हैं आपको, कितने खाने नज़र आते हैं? एक खाना ये है और एक खाना ये है, 2 खाने होते हैं ना, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि वो किचन कैबिनेट जो है उसको जब आप खोल रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ 2 ही खाने हैं सामान रखने के लिए। बात समझ आ गई? तो जब आप इस पहले घर के अंदर गए हैं ना, तो यहाँ पर इस पहले रूम में ही गए हैं, तो इसके अंदर आपको एक किचन कैबिनेट नज़र आया है और इस किचन कैबिनेट को आपने खोला है तो इसके अंदर सिर्फ आपको 2 ही खाने नज़र आए, ठीक है, 2 ही खाने आपको नज़र आए। ये तीसरा क्या है ये भी बता दूं, ये किचन कैबिनेट है। ये मेरे साथ इसी तरह ड्राइंग करते रहें, बिल्कुल एक पेज लें आप बड़ा सा और इसी तरह ड्राइंग करें और इसी तरह सब ये लिखें। तो ये पहला बड़ा वाला बॉक्स जो है ये घर के लिए हो गया, उसके अंदर जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये रूम के लिए हो गया, और रूम के अंदर ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें 2 शेल्फ हैं, 2 खाने हैं, ये क्या है? किचन कैबिनेट है। ये किचन कैबिनेट है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जिसमें और किचन कैबिनेट में सिर्फ 2 खाने हैं, 2 शेल्फ हैं बस, ठीक है। तो ये कौन सा घर है? ये एक रूम वाला घर है। अब चलते हैं यहां पर हाउस नंबर 2 की तरफ। हाउस नंबर 2 की तरफ ये बना हुआ, ये रहा हाउस नंबर 2 की तरफ। जब आप इस दूसरे घर में जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको 2 रूम नज़र आते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि ये 2 रूम जो हैं इनमें से पहला रूम जो है, पहला रूम वो बिल्कुल पहले घर के रूम जैसा है। ये देखें, ये रहा जैसा, ये क्या है? हाउस नंबर 2 है। ये दूसरा घर है, इसी ग्राउंड के अंदर दूसरा घर है, बहुत बड़ा है। इसमें कितने हैं? 2 रूम्स हैं। एक रूम ये रहा और एक रूम ये रहा। एक रूम छोटा है और एक रूम बड़ा है। जो पहला रूम है वो बिल्कुल कैसा है? फर्स्ट रूम इज सेम एज फर्स्ट हाउस रूम। सेकंड घर का जो पहला रूम है वो बिल्कुल कैसा है? जो पहला वाला घर है, हाउस नंबर 1 है, उसके रूम जैसा है। और पहला वाला जो घर है उसके अंदर जो रूम है उसके अंदर एक ही किचन कैबिनेट है, तो इसके अंदर भी एक ही किचन कैबिनेट है और उसके अंदर 2 शेल्फ बने हुए हैं। ठीक है भाई, ये तरतीब समझ में आ गई। इसी दूसरे घर के अंदर उसके दूसरे रूम में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस सेकंड वाले रूम में आपको ऐसे 3 किचन कैबिनेट नज़र आते हैं। 3 किचन कैबिनेट नज़र आते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 3 किचन कैबिनेट हो गए। ठीक हो गया भाई। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये बड़ा सा ग्राउंड है और इसके अंदर ये एक घर बना हुआ है, हाउस नंबर 1, और इसके अंदर एक ही रूम है और इसके अंदर एक किचन कैबिनेट है। ठीक है। फिर इसी ग्राउंड के अंदर दूसरा हाउस नंबर 2 है, वो थोड़ा बड़ा है, उसमें 2 रूम हैं। पहला रूम जो है वो बिल्कुल कैसा है? जैसा हाउस नंबर 1 का रूम था पहला। ठीक है। और इसके अंदर जो दूसरा रूम है वो थोड़ा बड़ा है पहले रूम के मुकाबले में। पहले रूम के अंदर एक ही किचन कैबिनेट है, जबकि यहाँ पर जो है वो दूसरा जो रूम है वो बड़ा है, उसमें 3 किचन कैबिनेट हैं। याद रहे, हर किचन कैबिनेट के अंदर 2 शेल्फ हैं, 2 शेल्फ्स हैं, जिनको मैं खाने कह रहा हूँ ना, यहाँ पर 2 शेल्फ्स हैं सामान रखने के लिए। ठीक है। अब इसी ग्राउंड में आप आगे चलते हैं तो आपको तीसरा घर नज़र आता है। तीसरा घर नज़र आता है आपको, तीसरा घर। ये तीसरा घर जो है हाउस नंबर 3 जो है, ये इन दोनों घरों से बड़ा है। ये देखें, ये ठीक ठाक ये बड़ा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जिस तरह दूसरे घर का पहला रूम जो है वो आपको कैसा मिला था? बिल्कुल पहले घर के रूम जैसा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जो आपको, इसमें 3 रूम हैं। हाउस नंबर 3 में कितने रूम हैं? 3 रूम हैं। पहला रूम जो आपको मिला है वो बिल्कुल कैसा मिला है? जिस तरह का हाउस नंबर 1 का रूम था। और कितने कैबिनेट है उसके अंदर? एक ही किचन कैबिनेट है। ये रहा, एक ही किचन कैबिनेट है। बात समझ आ गई? ये रहा। तो मतलब ये समझ लीजिए आपके हाउस नंबर 1 का जो रूम है ना,
वो रिपीट हो रहा है हर घर के अंदर। इंतज़ामिया ने ये शर्त लगा दी थी कि भाई हाउस नंबर 1 का जैसा रूम है ना, बाकी जितने भी घर बनेंगे, भले वो 2 रूम वाले घर हों, 3 रूम वाले घर हों, 4 रूम वाले घर हों, 10 रूम वाले घर हों, लेकिन पहला रूम कोई भी घर बनाएगा वो बिल्कुल हाउस नंबर 1 के जैसा रूम बनाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो यहाँ भी हमने ये हाउस नंबर 1 का रूम जो है वो यहाँ पर आ गया, ये रहा। ठीक है, हाउस नंबर 1 का ये रूम आ गया हाउस नंबर 3 में, और ये रहा इसका वाहिद किचन कैबिनेट जिसमें 2 शेल्फ लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हाउस नंबर 2 का जो दूसरा रूम था, समझ आ रही है बात? हाउस नंबर 2 का ये जो लंबा सा दूसरा रूम था, यही दूसरा रूम यहाँ पर रिपीट होगा हाउस नंबर 3 में। समझ में आ रही है बात? तो ये मैं बना देता हूँ। और इसके अंदर कितने किचन कैबिनेट थे? रूम नंबर 2 में, ये जो हाउस नंबर 2 का था, इसमें भी 2 ही किचन कैबिनेट थे, सॉरी 3 किचन कैबिनेट थे, 3 किचन कैबिनेट थे। तो पहला रूम ये हो गया रूम नंबर 1, दूसरा रूम ये हो गया रूम नंबर 2। अब तीसरा रूम बनाते हैं, रूम नंबर 3। ये तीसरा रूम जो है इस हाउस नंबर 3 का, ये इन तीनों से ज़्यादा बड़ा है। इसको मैं बनाता हूँ यूँ करके, ठीक है। ये तीसरा रूम आ गया यहाँ पर। अब तीसरे रूम के अंदर 1 2 3 4 और 5 किचन कैबिनेट हैं तीसरे रूम में। देखें, किचन कैबिनेट 1 था ना तो रूम भी छोटा था, किचन कैबिनेट 3 थे ना तो रूम भी बड़ा हो गया, किचन कैबिनेट अब 5 है ना तो रूम भी और बड़ा हो गया। ये देखें आप, तो इसके अंदर ये एक किचन कैबिनेट आ गया, दूसरा किचन कैबिनेट आ गया, तीसरा किचन कैबिनेट, चौथा किचन कैबिनेट, पांचवा किचन कैबिनेट, और हर किचन कैबिनेट में 2-2 शेल्फ बने हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो हाउस नंबर 3 का पहला रूम बिल्कुल हाउस नंबर 1 के रूम के मुताबिक, हाउस नंबर 3 का दूसरा रूम बिल्कुल हाउस नंबर 2 के दूसरे रूम के बराबर, और हाउस नंबर 3 का तीसरा रूम वो नया है कि उसके अंदर 5 किचन कैबिनेट बने हुए हैं। तीसरे रूम के अंदर 5 किचन कैबिनेट बने हुए हैं। अब हाउस नंबर 4 की तरफ चलते हैं, हाउस नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आप घरों का साइज़ देख रहे हैं? आप घरों का साइज़ देख रहे हैं? पहले घर का साइज़ देखें, दूसरे घर का साइज़ देखें, तीसरे घर का साइज़ देखें, चौथे घर का साइज़ देखें। अब ज़रा सोचिए, इसमें कितने रूम होंगे? इसमें 1 रूम है, 1 रूम पहले वाले घर में। इसमें कितने रूम हैं? 2 रूम हैं। इसमें कितने रूम हैं? 3 रूम हैं। और इसमें कितने रूम होंगे आपके ख्याल में? 4 रूम। इसमें होंगे 4 रूम। अब ज़रा आइडिया लगाइए यहाँ पर आपका सेंस क्या कहता है। इसमें 4 रूम होंगे, आपके ख्याल में पहला रूम कौन सा होना चाहिए? वही पहला रूम जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। यही पहला रूम हाउस नंबर 1 का जो रूम था, वही जो हाउस नंबर 2 का पहला रूम बना, वही जो हाउस नंबर 3 का पहला रूम बना, वही हाउस नंबर 4 का भी पहला रूम बनेगा, ये वाला, जिसके अंदर एक ही किचन कैबिनेट है। अब देखिए, हाउस नंबर 3 का दूसरा रूम कौन सा बना? जो कि हाउस नंबर 2 का दूसरा रूम था, ये दोबारा रिपीट होगा। और हाउस नंबर 2 के दूसरे रूम में कितने किचन कैबिनेट थे? 3 किचन कैबिनेट थे। ये मैंने बना दिए, 1 2 3। ये किचन कैबिनेट भी बना रहा हूँ, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, ठीक है, ये हो गया। अब हाउस नंबर 3 का तीसरा रूम, उसमें कितने किचन कैबिनेट थे? 5 थे, तो वो भी यहाँ दोबारा आएगा, ये आ गया, 1 2 3 4 5। पहले हाउस नंबर 4 का रूम नंबर 3 का पहला किचन कैबिनेट आ गया, दूसरा किचन कैबिनेट आ गया, तीसरा किचन कैबिनेट, चौथा किचन कैबिनेट,
और ये 5वां किचन कैबिनेट। अब जो पहला रूम हो गया हाउस नंबर 4 का, दूसरा रूम भी हो गया, तीसरा रूम भी हो गया, चौथा रूम भी हो गया। अब ये 5वां रूम जो है वो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये 5वां रूम। पांचवा रूम, सॉरी 5वां रूम नहीं, चौथा रूम, हाउस नंबर 4 का चौथा रूम। आपने देखा कि यहाँ पर एक रूम था, यहाँ पर 2 रूम थे, यहाँ पर 3 रूम थे और यहाँ पर 4 रूम हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, इसमें कितने किचन कैबिनेट बनेंगे? पहले रूम के अंदर कितने किचन कैबिनेट थे? 1। दूसरे रूम में कितने कैबिनेट थे? 3। तीसरे रूम में कितने कैबिनेट थे? 5। चौथे में 7 कैबिनेट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। पहला किचन कैबिनेट, दूसरा किचन कैबिनेट, तीसरा किचन कैबिनेट, चौथा किचन कैबिनेट, 5वां कैबिनेट, 6ठा कैबिनेट और ये 7वां कैबिनेट। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कोई परेशानी तो नहीं है? देखें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी ड्राइंग आपको करनी पड़ेगी एक पेज पे। अगर अभी तक ये ड्राइंग आपने नहीं की तो कर लीजिए, वरना फिर बाद में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ड्राइंग आपने कर ली। ये हमारे पास पहले घर के अंदर एक ही रूम है, उसमें एक ही किचन कैबिनेट है। दूसरा जो घर है उसके अंदर 2 रूम हैं और पहला रूम वही है जो कि हाउस नंबर 1 का रूम था। दूसरा रूम ये आ गया। हाउस नंबर 1 के रूम में एक ही किचन कैबिनेट था, इसमें भी एक ही किचन कैबिनेट है। ये दूसरा रूम जो है इसमें 3 किचन कैबिनेट हैं। फिर तीसरे घर की तरफ चलते हैं तो फिर क्या होगा, ये दोनों रूम रिपीट हो रहे हैं। हाउस नंबर 1 का रूम नंबर 1 दोबारा रिपीट हुआ, हाउस नंबर 2 का रूम नंबर 2 दोबारा रिपीट हुआ उतने ही किचन कैबिनेट के साथ, और तीसरा रूम जिसके अंदर 5 किचन कैबिनेट हैं। उसके बाद चौथे रूम की तरफ चलते हैं तो दोबारा हाउस नंबर 1 का पहला रूम रिपीट हुआ, हाउस नंबर 2 का दूसरा रूम रिपीट हुआ, हाउस नंबर 3 का तीसरा रूम रिपीट हुआ जिसमें 5 किचन कैबिनेट हैं, और हाउस नंबर 4 का चौथा रूम जिसमें कितने किचन कैबिनेट हैं? 7 किचन कैबिनेट हैं। मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 1 हो गया, फिर इसके अंदर, बल्कि इसको छोड़ें, ये पूरा नक्शा आपके जहन में बैठ गया? आपको पता है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये मैंने जो बनाए हैं किचन कैबिनेट क्या हैं ये? अब आप मेरी बात सुनिएगा ज़रा तसल्ली से, इजी होके। ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको बनाया है ना, ये ग्राउंड में क्या कह रहा था इसको, ये ग्राउंड नहीं है, ये एटम है। ये जो ग्राउंड में आपको कह रहा था ना, ये ग्राउंड नहीं है, ये एटम है। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। और ये जो रूम्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, रूम नंबर 1 2 3, ये रूम नहीं है, ये शेल्स हैं। ये क्या हैं? ये शेल्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपको ये जो किचन कैबिनेट नज़र आ रहे हैं ना, किचन कैबिनेट, ये क्या है? ये ऑर्बिटल्स हैं। सॉरी, ये ग्राउंड के बाद हाउस को लें, हाउस को। ये घर जो हैं ये शेल्स हैं। ठीक है, ये घर जो हैं ये शेल्स हैं। ग्राउंड क्या है? ये पूरा का पूरा एटम। हाउस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? शेल्स हैं। तो एक हाउस नंबर 1 हो गया पहला शेल, हाउस नंबर 2 हो गया दूसरा शेल, हाउस नंबर 3 हो गया तीसरा शेल, और हाउस नंबर 4 हो गया चौथा शेल। अभी आपने देखा था मैंने ऑक्टेट रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी क्लोरीन की, याद है? मैंने पहला शेल बनाया था K जिसका नंबर था N=1। उसके बाद मैंने दूसरा शेल बनाया था जिसका क्या लेटर था? L, और उसके अंदर कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और N=2 की वैल्यू आई थी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास तीसरा शेल उसमें मैंने बनाया था, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ये पूरा का पूरा ग्राउंड एटम है। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, और ये चौथा शेल है। इसको अब मैं कहूँगा यहाँ पर N=K=1, याद आ रहा है? ये पहला शेल हो गया, ये पहला शेल हो गया। ठीक है भाई, और उसके बाद ये जो दूसरा है ये क्या है? N=2=L,
n इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू l, यानी कि ये n की वैल्यू दूसरे शेल की क्या है 2 है, और किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। ये हाउस नंबर 3 जो है ये तीसरा शेल है, तो ये n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू m, ये हो गया तीसरा वाला। और चौथा शेल जो है उसके अंदर n इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू n। समझ में आ रही है बात? तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड क्या है, ये एटम है, और ये जो हाउस हैं ये क्या हैं, ये शेल्स हैं, क्योंकि 4 हाउसेज हैं। आपको पता है क्लोरीन के अंदर हमने पहला शेल बनाया था, दूसरा शेल बनाया था, तीसरा शेल बनाया था, ठीक है। तो पहला शेल को हमने K का नाम दिया था और N की वैल्यू उसकी 1 थी, दूसरे शेल को हमने L का नाम दिया था और N की वैल्यू उसकी 2 थी, और तीसरा शेल जो है वो KLM, तीसरा शेल जो है उसको M नाम दिया था और उसकी N की वैल्यू 3 थी, ये देखें ये रहा। और चौथा शेल जो है उसको हमने क्या N का नाम दिया था और उसकी N की वैल्यू 4 थी। ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लोरीन के अंदर 3 ही शेल हैं, लेकिन अभी मैंने क्लोरीन का ही एटम बनाया था, इसीलिए मैंने क्लोरीन की ही आपको मिसाल देके समझा दिया। क्लोरीन से आगे चलें, थोड़ा बड़े एटम लें, तो आपको ये चारों के चारों शेल जो है वो मिल जाएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो बहरहाल ये पूरा का पूरा ग्राउंड क्या है, ये एटम है। हाउसेस क्या हैं, ये शेल्स हैं। अब चलते हैं, ये जो आपको रूम्स नज़र आ रहे हैं, रूम्स, ये रूम्स क्या हैं, ये सब शेल्स हैं। रूम्स क्या हैं, ये सब शेल्स हैं। ये रूम्स क्या हैं, ये सब शेल्स हैं, ठीक है। और ये आपको देखें पहला रूम क्या है, रूम्स क्या हैं, सब शेल्स हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो रूम हैं ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं ना। आप देखते हैं कि पहले शेल के अंदर जो ये रूम है, ये वाला जो रूम है ये एक है और इसका साइज़ भी छोटा है, इसमें एक ही किचन कैबिनेट है। ये जो दूसरा वाला हाउस है, अब मैं हाउस नहीं कहूँगा, इसको शेल कहूँगा, ये दूसरा वाला जो शेल है इसके अंदर रूम कितने हैं, 2 रूम हैं, यानी कि 2 सब शेल्स हैं, ठीक है। लेकिन 2 रूम्स का साइज़ आप देख लें, पहला रूम जो है वो छोटा है, दूसरा रूम जो है वो बड़ा है, यानी कि पहला सब शेल जो है, ठीक है, रूम बराबर है सब शेल के, तो पहला सब शेल जो है वो छोटा है, दूसरा सब शेल जो है वो बड़ा है, ठीक है। तीसरे शेल यानी कि तीसरे घर की तरफ अगर हम चलें तो इसके अंदर, इस शेल के अंदर यानी कि तीसरे घर में 3 सब शेल हैं, यानी कि 3 रूम हैं, ठीक है। इससे मत हटिएगा, अगर आप इससे हट गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। ग्राउंड बोलें तो एटम, हाउस बोलें तो शेल्स, रूम बोलें तो सब शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने रूम हैं, 3 रूम्स हैं, इसका मतलब कितने सब शेल्स हैं, 3 सब शेल्स हैं। पहला वाला रूम फर्स्ट सब शेल, दूसरा वाला रूम सेकंड सब शेल, तीसरा वाला रूम थर्ड सब शेल। समझ में आ गई बात आपको? तो शेल नंबर 3 के अंदर 3 सब शेल्स हैं, ठीक है। शेल नंबर 1 के अंदर 1 सब शेल है, शेल नंबर 2 के अंदर 2 सब शेल्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं हाउस नंबर 4 यानी कि शेल नंबर 4 की तरफ, इसके अंदर 4 सब शेल्स हैं, यानी कि 4 रूम्स हैं। समझ में आ गई बात? अब देखिए पहला सब शेल जो है इस बड़े से शेल के अंदर या बड़े से घर के अंदर, पहला सब शेल वो छोटा है, दूसरा सब शेल उससे बड़ा है, तीसरा सब शेल इन दोनों से बड़ा है और चौथा सब शेल इन तीनों से बड़ा है। मुझे कैसे पता? आप किचन कैबिनेट काउंट कर लें, पहला जो सब शेल है उसमें एक ही किचन कैबिनेट आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इन किचन कैबिनेट्स की तरफ कि ये क्या है। आपको ग्राउंड का पता लग गया, ये एटम है, आपको घरों का पता लग गया, ये शेल्स हैं, आपको इन रूम्स का पता लग गया, ये सब शेल्स हैं। अब चलते हैं इन किचन कैबिनेट्स की तरफ। किचन, ये कैबिनेट्स जो हैं किचन कैबिनेट्स, ये क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं। कैबिनेट्स क्या हैं, ये ऑर्बिटल्स। आप यकीन कीजिए ज़िंदगी भर आप जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इनको जिनकी मैंने अभी बात भी नहीं की है, अभी तो करूँगा मैं, ये और ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बताया है, ये आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगर आपको ये बात जहन में रही कि आपने ग्राउंड एक बनाया और उसको एटम से कंपेयर किया,
फिर उस ग्राउंड में आपने हाउसेस बनाए, उनको शेल्स से कंपेयर किया, फिर हाउसेस में आपने रूम्स बनाए, उनको सब शेल्स से कंपेयर किया, और उन रूम्स के अंदर आपने कैबिनेट्स बनाए जिनको आपने ऑर्बिटल्स से कंपेयर किया। अब इस पर थोड़ा सा गौर करें, साइज़ की तरफ चलते हैं। ग्राउंड का साइज़ देखें सबसे बड़ा है, ठीक है, यानी कि एटम जो है वो बड़ा है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो एटम जो है वो सबसे बड़ा है, यानी कि ग्राउंड सबसे बड़ा है। हाउस देखें, शेल्स जो हैं ये रहे, इनकी तरतीब आप देख लें कि पहला शेल जो है वो छोटा है, यानी कि पहला घर जो है वो छोटा है, दूसरा घर जो है यानी कि दूसरा शेल जो है उससे ज़्यादा बड़ा है, तीसरा घर जो है यानी कि तीसरा शेल जो है वो उससे ज़्यादा बड़ा है, और चौथा घर जो है, चौथा शेल जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है इनके अंदर। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर शेल्स को मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास के शेल जो है वो ये रहा, ठीक है, एल शेल जो है वो ये रहा, ये कौन सा शेल है, एम शेल, और ये कौन सा शेल है, एन शेल। याद रखिएगा, शेल का मतलब घर, तो ये नज़र आ गया। तो इस एटम के अंदर हमारे पास 4 शेल्स हैं, इस एटम के अंदर हमारे पास 4 शेल्स हैं। अब चलते हैं, ये तो सर आपने सब कुछ बता दिया, ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आप समझा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो हम इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है, एक स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना के क्लोरीन के एटम की ऑक्टेट रूल के मुताबिक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फिर आपको मज़ीद तफसील बताता हूँ। क्लोरीन के एटम, आपको पता है क्लोरीन का जो एटम है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये P और N, ये तो हो गया न्यूक्लियस, 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन लिए पहले शेल में आ गए, उसके बाद हमने 8 इलेक्ट्रॉन लिए दूसरे शेल में आ गए, और उसके बाद हमने 7 इलेक्ट्रॉन लिए तीसरे शेल में आ गए, हो गया। ऑक्टेट रूल ये कहता है, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, सॉरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये नहीं कहती। क्लासिकल में और मॉडर्न में थोड़ा सा फ़र्क है। अब जहाँ तक ये पहला शेल है, आपको पता है पहले शेल को हम क्या कहते हैं, पहला शेल जो है उसकी n की वैल्यू क्या है, 1, और पहले शेल का लेटर कौन सा है, n की वैल्यू इसकी 1 है, और इसका लेटर कौन सा है, k। जो दूसरा शेल है हमारे पास उसकी n की वैल्यू क्या है, 2, और इसका लेटर क्या है, कैपिटल L, और तीसरा जो शेल है उसकी n की वैल्यू हमारे पास 3 है, और उसका लेटर कौन सा है, m। अब आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर भी पहला घर है, दूसरा घर है, तीसरा घर है, चौथा घर है, यानी कि इस एटम में पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है। अब यहाँ पर ये किचन कैबिनेट जो हैं, अब इनमें भी ज़रा आप तफसील सुन लीजिए जो आखिरी बात है, ताकि ये सिनेरियो ये जो मैंने बनाया है ना डायग्राम, ये आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाए। एक किचन कैबिनेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। दूसरे इसमें भी दूसरे घर की तरफ जाएंगे, उसका पहला रूम है, उसमें एक ही किचन कैबिनेट है, इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, इलेक्ट्रॉन एक ये रहा। फिर दूसरे रूम की तरफ चलेंगे, 3 किचन कैबिनेट हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। तीसरे घर की तरफ यानी तीसरे शेल की तरफ चलेंगे, तो पहले रूम में एक ही किचन कैबिनेट है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। दूसरे रूम की तरफ एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। समझ में आ गई बात आपको? और तीसरे शेल के तीसरे सब शेल की तरफ चलें। अब यहाँ पर तो इसमें कितने किचन कैबिनेट हैं, 5 किचन कैबिनेट हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, एक ये रहा, इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, एक ये रहा, इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा। टोटल इलेक्ट्रॉन हम बाद में काउंट करेंगे, पहले ज़रा इसको समझ लीजिए। अब चौथे शेल की तरफ चलते हैं, और उसके अंदर कितने सब शेल्स हैं हमारे पास, 4 सब शेल्स हैं। पहला वाला सब शेल जो है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। इससे मत भटकिएगा, अगर आप इससे दूर हो गए ना तो फिर आप गुम हो जाएंगे। इससे ये जो मैंने नक्शा बनाया आपको पता होना चाहिए, इस ग्राउंड का मतलब एटम है, हाउस का मतलब शेल्स है,
रूम्स का मतलब सब शेल्स है, कैबिनेट्स का मतलब ऑर्बिटल्स है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद हैं? एटम के अंदर नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद हैं? एटम के अंदर, शेल्स में नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, शेल्स के अंदर, उनके जो सब शेल्स हैं उनके अंदर मौजूद हैं नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद हैं, उनके सब शेल्स में मौजूद हैं, उनके शेल्स में मौजूद हैं, उनके सब शेल्स में मौजूद हैं। सब शेल्स के अंदर जाएंगे तो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर मौजूद है? इलेक्ट्रॉन एटम्स में, एटम में मौजूद हैं। एटम में कहाँ पर मौजूद हैं? शेल्स में मौजूद हैं। 4 शेल हो गए, एक शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन सब शेल्स में मौजूद हैं। तो यहाँ पर सब शेल्स में, हर शेल के अंदर सब शेल्स मौजूद हैं। पहला शेल जो है उसमें एक ही सब शेल है, दूसरा जो हमारे पास शेल है उसमें 2 सब शेल्स हैं, तीसरा जो हमारे पास शेल है उसमें 3 सब शेल्स हैं, और चौथा जो हमारे पास शेल है उसमें 4 सब शेल्स हैं। तो यहाँ पर देखें आप, इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर चौथे शेल की तरफ चलते हैं। अब ये हाउस नंबर 4 नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको कहूँगा शेल नंबर 4, शेल नंबर 4, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 4। और ये शेल नंबर 4 कौन सा था? KLMN, KLMN, ये n हो गया। तो इसके अंदर हमारे पास चौथे घर में कितने, चौथे शेल में कितने जो हैं हमारे पास रूम्स मौजूद हैं, यानी कि कितने सब शेल्स मौजूद हैं, और हर सब शेल के अंदर कितने कितने ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये किचन कैबिनेट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला सब शेल है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। दूसरा जो सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। उसके बाद तीसरा जो सब शेल है उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 5 किचन कैबिनेट हैं। हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये। समझ आ गई बात आपको? चौथा जो हमारे पास सब शेल है उसमें 5 किचन कैबिनेट हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल हैं, और हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन, 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 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात आपको? अब यह देखें, आप थोड़ा सा फर्क महसूस करें। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको बता रही है, और ऑक्टेट रूल या क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको बता रही है, ठीक है। ये कैसे फ़र्क कैसे पता लगेगा आपको? अभी पता लगेगा। आप यहाँ पर, अब इसका कंपैरिजन यहाँ पर हम करते हैं, इसका कंपैरिजन अभी हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि एक ही किचन कैबिनेट है, एक ही सब शेल है। वजह क्या है? पहले वाला जो हमारे पास के है, के सब शेल है, के जो शेल है उसके अंदर हमारे पास जो है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। क्यों? वजह क्या है? 1 ऑर्बिटल, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बात समझ आ गई? दूसरा जो हमारे पास शेल है, ठीक है, दूसरा जो हमारे पास शेल है एल है, और उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, सॉरी 3 ऑर्बिटल नहीं है, 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं। जो एल सब शेल है इसमें 4 ऑर्बिटल हैं। एक ऑर्बिटल जो है वो ये रहा, दूसरा ऑर्बिटल ये रहा, तीसरा ऑर्बिटल ये रहा, चौथा ऑर्बिटल ये रहा। ज़रा काउंट कीजिए इस सब शेल के अंदर, पहले ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, चौथे ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल या सेकंड शेल, उसके अंदर 4 ऑर्बिटल हैं, तो और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नोट करते रहें, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चलते हैं तीसरे शेल की तरफ, यानी कि तीसरे घर की तरफ, जिसके अंदर 3 सब शेल हैं। ये तीसरा जो शेल है KLM, इसको हम कहते हैं M, और इस M के अंदर
कितने सब शेल नज़र आ रहे हैं आपको? 3 सब शेल नज़र आ रहे हैं। एक ये सब शेल, ये दूसरा सब शेल, ये तीसरा सब शेल, 3 सब शेल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़रा फ़र्क रखिएगा, पहला जो सब शेल है उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, ये मत भूलिएगा, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहला जो सब शेल है उसके अंदर देखें एक ही ऑर्बिटल है, दूसरा जो सब शेल है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तीसरा जो सब शेल है उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। पहले वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरे सब शेल का पहला ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर चलें तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 4 6 8 हो गए, 8 10 12 14 16 18। मतलब तीसरा जो शेल है हमारे पास उसके अंदर जो 3 सब शेल हैं उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन पड़ रहे हैं वो कितने पड़ रहे हैं? 18 पड़ रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए। वजह क्या है? क्योंकि ऑर्बिटल कितने हैं? एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ऑर्बिटल ये रहा, तीसरा चौथा, 4 ऑर्बिटल ये हो गए, और 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल ये हो गए। टोटल ऑर्बिटल यहाँ पर कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल हो गए, 9 ऑर्बिटल्स हो गए। ये वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत है, आपको बार बार देखने की ज़रूरत है। ये एक ही वीडियो सारी मेहनत करवाएगी आपसे, सारी मेहनत, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट ये बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। चौथे शेल की तरफ चलें। यहाँ पर अब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। चौथे शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं? चौथे शेल जिसको हम n कह रहे हैं, ठीक है, n के अंदर हमारे पास कितने सब शेल हैं? एक ये रहा सब शेल, दूसरा सब शेल ये रहा, तीसरा सब शेल ये रहा, चौथा सब शेल ये रहा। याद रहे सब शेल किसको बोल रहा हूँ मैं? सब शेल बोल रहा हूँ रूम को। एक रूम ये रहा, दूसरा रूम ये रहा, तीसरा रूम ये रहा, चौथा रूम ये रहा। तो यहाँ पर 4 हमारे पास सब शेल्स हैं, सब शेल्स। लेकिन चारों सब शेल्स के साइज जो है उनमें फ़र्क है। पहला सब शेल जो है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सब शेल जो है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर। इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तीसरा जो सब शेल है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए तीसरे सब शेल के अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 6 इसके अंदर आए थे, 6 इसमें आए थे, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तीसरे सब शेल में। चौथा जो सब शेल है उसमें 7 ऑर्बिटल हैं। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 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 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ आ गई बात? अभी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे भी आगे, मैं बताता हूँ, अभी आगे उसकी तरफ आता हूँ, आगे उसकी तरफ आता हूँ। ये सीनरी समझ में आ गया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर आप मुझे बता दीजिए कि पहला जो शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? कॉपी पेंसिल निकालिए ज़रा और मुझे बताइए ज़रा टोटल इलेक्ट्रॉन। के जो है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए, एल जो है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए, एम जो है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए, के एल एम एन जो है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए। ये शेल्स मैंने बता दिए, ये क्या है? ये शेल्स हैं। तो पहला शेल आप देख लीजिए, कितने ऑर्बिटल हैं? 2 ऑर्बिटल हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। दूसरा शेल जो है वो एल वाला, ये रहा, ये एल है। इसके अंदर कितने सब शेल हैं? 2 सब शेल हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ज़रा इन सब शेल्स के आप नाम भी सुन लीजिए, इन सब शेल्स के नाम भी सुन लीजिए। शेल्स के तो नाम आपने सुन लिए, के एल एम और एन। अब सब शेल्स के भी नाम सुन लीजिए, एस पी
डी और एफ, ये सब शेल्स के नाम आपके सामने आ गए। कभी कभी इनको ऑर्बिटल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सवाल चेंज करता हूँ। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि के जो है, अब याद रखिएगा के जो है इसके अंदर हमारे पास ये जो ऑर्बिटल है, कितने ऑर्बिटल हैं, कितने सब शेल हैं, एक ही सब शेल है एस, ये वाला, ये रहा पहला। दूसरा जो हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास जो ये शेल है एल, इस एल के अंदर कितने सब शेल हैं, दो, एक ये रहा एक ये रहा। इन दो सब शेल्स के साइज़ में फ़र्क है, ये छोटा सब शेल है, ये बड़ा सब शेल है। ये वाला जो सब शेल है इसको हम कहते हैं एस, रिपीट हुआ था ना दोबारा। ये बड़ा वाला जो सब शेल है इसको हम कहते हैं पी, ठीक है। पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये ज़रा देखें आप, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पी में। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल। उसके बाद हमारे पास एस पी डी। अब अगर आप तीसरे वाले की तरफ चलें तो ये पहला वाला तो एस ऑर्बिटल, एस सब शेल हो गया, ये दूसरा वाला जो है वो पी सब शेल हो गया, ये तीसरा वाला डी हो गया। अब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 2 6, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 2 2 10। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चौथे शेल की तरफ चलते हैं। दोबारा ये आपको एस नज़र आ रहा है, तो एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2। डी जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात आपको। अब ज़रा इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये वीडियो एक से ज़्यादा मर्तबा देखिए। अब ज़रा इसको कंक्लूड करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तब अच्छे से जहन में बैठेगा। सल्फ़र को ले लेते हैं, सल्फ़र को पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फ़र, अगर मैं कहता हूँ सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, सल्फ़र, इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। आपको पता है सल्फ़र के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। थक गए, मैं भी थक गया भाई, मैं भी थक गया, लेकिन ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, ये करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो सल्फ़र के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 16 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कहूँ सल्फ़र की, आप मुझे कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप मुझे सल्फ़र की करके दिखाइए। किस पे, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सल्फ़र की मुझे करके दिखाइए। 16 इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपको पता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखेंगे, शेल्स में रखेंगे। शेल्स कौन कौन से थे, के एल एम और एन ओ, ये शेल्स थे। क्या बस शेल्स तक कहानी ख़त्म हो गई थी? नहीं भाई, ऑक्टेट रूल के मुताबिक कहानी ख़त्म हो गई थी, क्लासिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कहानी ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। ये के शेल जो है इसके अंदर एक सब शेल है जिसको क्या नाम है, जिसका नाम है एस। ये एल जो है इसके अंदर 2 सब शेल हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है, एस एंड पी। ये जो तीसरा हमारे पास जो शेल है इसके अंदर कितने सब शेल हैं, इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है। और ये चौथा जो हमारे पास सब शेल है, चौथा जो हमारे पास शेल है एन, इसके अंदर हमारे पास कितने सब शेल हैं, एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन।
एल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। के एल, एम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। और एन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। अब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ पर मौजूद हैं? एस सब शेल में। एल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो 2 तो एस में आ गए और 6 जो है वो पी में आ गए। 2 एस में आ गए और 6 जो है वो पी सब शेल में आ गए। एम के अंदर जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन है तो 2 जो है वो एस सब शेल में आ गए, 6 जो है वो पी सब शेल में आ गए और 10 जो हैं वो डी सब शेल में आ गए। टोटल काउंट कर लें, देखें के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन किस तरतीब से? एस सब शेल में 2 और पी में 6। इसी तरह एम में जो है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किस तरतीब से? एस में 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे। ठीक है। और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कैसे आएंगे? एस में पहले 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे और एफ में 14 आएंगे। इस हिसाब से तरतीब होगी, इस हिसाब से तरतीब होगी। अब अगर हम सल्फर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 16 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। तो ये एस के अंदर इसके, अब यहां पर एक चीज आपने रिपीट करनी है, एस जो है देखें रिपीट हो रहा है बार बार, एस जो है वो रिपीट हो रहा है। के अंदर भी आपको एस नज़र आ रहा है, एल के अंदर भी आपको एस नज़र आ रहा है, एम के अंदर भी आपको एस नज़र आ रहा है और एन के अंदर भी आपको एस नज़र आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर सल्फर को अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? एस में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और पी में 6। बल्कि ये नहीं, अब इसको यहीं रोकते हैं हम, इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आपको नहीं लेके जाता, अभी तो सिर्फ मैं आपको वो पिक्चर दिखाना चाहता था, वो आपका ग्राउंड बनाना चाहता था जिसके ऊपर आगे आने वाली वीडियो सारी बेस कर रही हैं। चलते चलते फिर दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने एक घर बनाया, मैंने एक ग्राउंड बनाया था, ग्राउंड में 4 घर बनाए थे और उस ग्राउंड को मैंने कहा था ये एटम है और वो ग्राउंड के अंदर जो घर हैं वो शेल्स हैं और उन घरों के अंदर जो रूम्स हैं वो सब शेल्स हैं और उन रूम्स के अंदर जो किचन कैबिनेट्स हैं वो ऑर्बिटल्स हैं। तो एटम के अंदर शेल्स, शेल्स के अंदर सब शेल्स, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। क्वांटम नंबर्स का पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 इंशाल्लाह और पार्ट 17 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।